अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स। उसके अलावा हम कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन एंड एनाप्लेजिया। ये चीज़ याद रखनी है कि जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं दे आर वेल डिफरेंशिएटेड, वेयर एज जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं दे आर अनडिफरेंशिएटेड। और ये क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन होती क्या। बेसिकली डिफरेंशिएशन refers to the extent to which the neoplastic parenchymal cells resemble the corresponding normal parenchymal cells both morphologically एंड फंक्शनली। याद रखना है कि डिफ्रेंसिएशन वो होती है कि हाउ मच डज द जो भी ट्यूमर सेल है हाउ मच डज दिस रिसेंबल द ओरिजिनल टिश्यू, जहाँ पे भी वो ट्यूमर फॉर्म हुआ है कि उसकी तरह उसकी रिजेंबलेंस कैसी हो। यहाँ पे उन्होंने फिगर्स भी दी हुए हैं, जिस तरह ये उन्होंने दिखाया हुआ है। लियोमायोमा का केस दिया हुआ है। लियोमायोमा स्मूथ मसल्स का ट्यूमर होता है यूट्रस में। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इनकी शेप है, जो ट्यूमर है, ये बिनाइन है। बिनाइन इसलिए क्योंकि हमको हैप्सेडली अरेंज्ड और इरेगुलरली अरेंज क्या कहते हैं, वो स्मूथ मसल की बंडल्स और स्मूथ मसल की फाइबर्स नजर आ रहे हैं। हम उसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, ईजिली हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि स्मूथ मसल की फाइबर्स ही प्रेजेंट है। तो ये वाला जो ट्यूमर है ये वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर है। सिमिलरली यहाँ पे जो थायराइड का उन्होंने ट्यूमर दिखाया हुआ है, इसमें भी हम जो फॉलिकल्स हैं, थायराइड फॉलिकल्स नो डाउट डिफरेंट शेप के हैं, लेकिन हम ईजिली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बिनाइन ट्यूमर्स का कि दे कैन बी ईजिली डिफ्रेंशिएटेड। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक स्क्वामस सेल ट्यूमर है जिसमें स्क्वामस सेल्स को ईजिली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा स्किन का, जिसमें हम अगेन जो स्क्वामस सेल्स हैं, जो स्क्वामस एपिथेलियम है, उसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। तो बिनाइन ट्यूमर्स का एक मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि दे आर वेल डिफ्रेंशिएटेड, वेयर एज जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के पास क्या है कि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड। जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे सही से इजीली डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि किस चीज़ का ट्यूमर है, किस ऑर्गन का है, किस टिश्यू का ट्यूमर है, क्योंकि जितने भी सेल्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट है, उनकी जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है और जो ओवरऑल मॉर्फोलॉजी है वो सारी उनकी मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड है। सही से समझ नहीं आ पा रही, बिल्कुल ही एक तरफ से कह लें अजीब सी हुई हुई। तो जिस तरह के ट्यूमर को जो अनडिफ्रेंशिएशन होती है, जो लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन होती है, उसको उस कंडीशन को हम कहते हैं एनाप्लेजिया। तो जितने भी मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनमें एनाप्लेसिया एनाप्लास्टिक चेंजेस नज़र आ रही होती हैं, वेरस बिनाइन ट्यूमर्स आर वेल डिफ्रेंशिएटेड। और एक और चीज़, जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स में माइटोसिस इज़ एब्सेंट, वेरस जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में माइटोसिस प्रेजेंट होता है। इसी तरह से एक और डिफरेंस ये आता है कि जो माइटोसिस की वजह से जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं दे आर स्लो ग्रोइंग, वेरस जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं दे आर ये कहते हैं रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर्स। और ये उन्होंने फिर यहाँ पे आगे और कुछ मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की प्रॉपर्टीज़ बताई हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के बताए हुए कि जो एनाप्लास्टिक चेंजेस हैं वो एनाप्लास्टिक चेंजेस मॉर्फोलॉजिकली और किस तरह में नज़र आती हैं। कि एनाप्लाजिया तो ये कि अनडिफ्रेंशिएशन है, वो अनडिफ्रेंशिएशन हमें किस तरह नज़र आ रही है, एनाप्लास्टिक कौन सी चेंजेस नज़र आ रही हैं। एनाप्लास्टिक चेंजेस में एक तो आती है प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म क्या होती है कि इट रेफर्स टू वेरिएशन इन सेल साइज एंड इन सेल्स शेप। के जो सेल्स होंगे वो बिल्कुल ही इरेगुलर साइज और इरेगुलर शेप्स के होंगे। जिस तरह यहाँ पे केस दिखा हुआ है रैप्डोमायोसार्कोमा का, स्केलेटल मसल के मेलिग्नेंट ट्यूमर का दिखाया हुआ है। अब हम इसमें ईजिली डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, इसमें प्लियोमॉर्फिज्म हुआ है कि हम देख नहीं पा रहे। इसमें हम देख सकते हैं कि जो कुछ सेल्स हैं वो इतने ज़्यादा ब्रॉडली इनलार्ज नहीं, वैसे कुछ सेल्स इतने छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। उसके अलावा प्लियोमॉर्फिज्म में हम ये देख सकते हैं कि एक तो देयर आर स्मॉल सेल्स एंड सम जायंट ट्यूमर सेल, जो कि अभी हमने पीछे देख ली। जो एक ये ट्यूमर सेल है ये जायंट ट्यूमर सेल है, एंड दीज जायंट ट्यूमर सेल्स दे कंटेन ह्यूज पॉलीमॉर्फिक nucleus and while and some may also have two or large hyperchromatic nuclei। इनके पास polymorphic nucleus होता है और hyperchromatic nuclei होता है इन giant ट्यूमर सेल्स के पास। एक तो एनाप्लेजिया में एक कंडीशन आती है प्लियोमॉर्फिज्म। उसके बाद आती है एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी। एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी क्या है कि एक तो न्यूक्लिया, जब हम पीछे भी देख सकते हैं कि दे आर डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज। जो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो है वो इंक्रीज हो जाती है और वो 1 से 1 हो जाती है। नॉर्मली नॉर्मल सेल्स में जो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होती है इट इज़ अबाउट 1:4 या 1:6। वेयर एस मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में जो एनाप्लास्टिक चेंजेस होती हैं, एनाप्लास्टिक चेंजेस में देखा जाता है कि जो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होती है इट हैज़ इंक्रीज टू 1:1, कि जो न्यूक्लियस का साइज है इट हैज़ डिस्प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज। उसके अलावा जो न्यूक्लियस की शेप होती है इट इज़ वेरिएबल इरेगुलर, क्रोमैटिन इज ऑफन कोर्सली क्लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और साथ में हमको एक हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लिया मिलता है। वो हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लिया क्या होता है कि बेसिकली डार्कली स्टेनिंग जो वो होती है, नॉर्मल से ज़्यादा डार्कली स्टेनिंग जो न्यूक्लिया होता है, जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है जो ये वाला न्यूक्लिया है, दिस इज़ नोन एज हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लिया। जो डार्कली स्टेनिंग न्यूक्लियस है उसको हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लिया कहते हैं। ये भी हमें एनाप्लेजिया में मिलता है।
उसके बाद माइटोसिस मैंने पीछे भी बताया था कि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में माइटोसिस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम इनको रैपिडली ग्रोइंग कहते हैं। और हमको काफ़ी सेल्स एनाप्लास्टिक चेंजेस में काफ़ी सेल्स मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में माइटोसिस के फेजेस में नज़र भी आ रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें एक तो एटिपिकल बिजार माइटोटिक फिगर्स भी मिल रही होंगी, लेकिन माइटोसिस का होना ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वो प्रेजेंट है, कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर प्रेजेंट है, क्योंकि माइटोसिस नॉर्मली हाइपरप्लेसिया की कंडीशंस में भी हो सकता है, या नॉर्मली हमें पता है कि जो हमारी गट वॉल होती है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, वहाँ पे भी नॉर्मली माइटोसिस चल रहा होता है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि माइटोसिस इज़ नॉट अ मेन फैक्टर टू प्रूव कि ये ट्यूमर मेलिग्नेंट है। इसका बस एक ये भी एक वो है, एक कैरेक्टरिस्टिक है मेलिग्नेंट ट्यूमर का, कि जो उसमें माइटोसिस होगा और उसमें हमको एटिपिकल बिजार माइटोटिक फिगर्स मिल रही होंगी, लेकिन माइटोसिस का याद रखना है कि इट इज़ नॉट अ मेन कैरेक्टरिस्टिक फॉर मेलिग्नेंट ट्यूमर। उसके साथ साथ और हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं एनाप्लेजिया में? एनाप्लेजिया में तो हमको लॉस ऑफ पोलैरिटी मिलती है, हमें शीट्स की फॉर्म में या लार्ज मैसेज की फॉर्म में ट्यूमर सेल्स मिलेंगे विच विल बी ग्रोइंग इन डिसऑर्गेनाइज्ड फैशन। और सिंस अब जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो हमने कहा रैपिडली ग्रोइंग है, और अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रैपिडली ग्रोइंग भी होता है, ये इन्वेट कर रहा होता है सराउंडिंग टिश्यूज़ को, और क्या कहते हैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो है उसको भी इन्वेट कर रहा होता है। तो उसकी वजह से होता क्या है, जो ब्लड सप्लाई हमने पढ़ा था कि ट्यूमर सेल्स में एक तो पैरेन्काइमा में न्यू प्लास्टिक सेल्स आते हैं, और जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। अब सिंस ये इतने रैपिडली ग्रोइंग हो रहे होते हैं, इनकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो कभी कभार कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, जिसकी वजह से हमको मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में एरियाज़ मिलते हैं इस्कीमिक नेक्रोसिस के। रैपिडली ग्रोइंग कैंसरस दे डेवलप एरियाज ऑफ इस्कीमिक नेक्रोसिस। ठीक है, ये ठीक है कहते हैं एक कंडीशन। तो इससे जो डिफरेंसेस नज़र आए वो एक तो ये याद रखने कि बिनाइन ट्यूमर का रखना है कि दे आर वेल डिफ्रेंशिएटेड, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आर नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड, दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में एनाप्लेजिया देखा जाता है विच इज़ अनडिफ्रेंशिएशन, वेयर बिनाइन ट्यूमर्स में नहीं देखा जाता। बिनाइन ट्यूमर्स का याद रखना है कि बिनाइन ट्यूमर्स आर नॉन कैंसरस, वेयर एज जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आर कैंसरस। बिनाइन ट्यूमर्स आर स्लो ग्रोइंग, वेयर एज जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स है दे आर रैपिडली ग्रोइंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइटोसिस। और ये कहते हैं इसकी और हम बाकी आगे और पढ़ते हैं। बेसिकली जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं दे आर नॉन इन्वेसिव, वेयर एज मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं दे आर इन्वेसिव। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस हैं, पहले मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, कार्सिनोमा और इन सिटू कुछ क्या कह लें कंडीशन ही कह लें या टर्म्स कह लें। अब इन टर्म्स का मतलब क्या होता है? मेटाप्लेजिया का हम पहले पढ़ चुके हैं। मेटाप्लेजिया बेसिकली ये होता है कि जब एक सेल टाइप डिफरेंट सेल टाइप से वो हो जाए, रिप्लेस हो जाए। और वो क्यों रिप्लेस होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी ट्रॉमा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी टिश्यू डैमेज, टिश्यू रिपेयर, टिश्यू रीजनरेशन। और वो जो हमने मेटाप्लेजिया पढ़ चुके हैं, मेटाप्लेजिया होता क्यों है? मेटाप्लेजिया बेसिकली एक एडाप्टेशन होती है सेल के लिए, ताकि वो जो भी उसको न्यू इन्वायरमेंट दे दी गई है वो वहाँ पे इजीली अडेप्ट करके सर्वाइव कर सके। कि मेटाप्लेसिया इज डिफाइंड एज रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल विद अनदर टाइप ऑफ सेल। और इसकी हमें एग्जांपल पता है बैरेट एसोफेगस। बैरेट एसोफेगस में ये होता है कि जो एसोफेगस के स्क्वामस एपिथेलियम होता है वो रिप्लेस हो जाता है और वो अपनी ग्लैंडुलर और कोलमनार एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो जर्ड एक कंडीशन होती है, या बैरेट एसोफेगस में एक जो कंडीशन होती है कि आपकी एसिडिक इन्वायरमेंट एसोफेगस तक आने लग जाता है, जो स्टमक का एसिडिक इन्वायरमेंट होता है वो एसोफेगस तक आने लग जाता है, जिसकी वजह से जो एसोफेगस का स्क्वामस एपिथेलियम है वो कोलमनार और ग्लैंडुलर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं मेटाप्लेसिया। अब एक होता है डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया का बेसिकली जो लिटरल मतलब है वो है डिसऑर्डर्ड ग्रोथ, लेकिन डिस्प्लेसिया का याद रखना है कि डिस्प्लेसिया एक प्री मेलिग्नेंट या एक प्री कैंसर स्टेज होती है। डिस्प्लेसिया में हमें क्या मिलता है? ये जो हमने सारी एनाप्लेसिया की भी चीज़ें पढ़ी थी कि एबनॉर्मल साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियर रेशियो, और क्या कहते हैं माइटोटिक फिगर्स, और जो भी हमने ये सारी पढ़ी थी कि प्लियोमॉर्फिज्म और हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लिया, ये सारी चीज़ें हमको डिस्प्लेसिया में मिलती हैं। डिस्प्लास्टिक सेल्स बेसिकली दे आर प्री कैंसरस सेल्स के जो डिस्प्लास्टिक सेल्स होते हैं वो अभी मेलिग्नेंट में कन्वर्ट नहीं हुए होते, दे आर बीइंग कन्वर्टेड टू मेलिग्नेंट सेल्स के। दे एग्जिबिट कंसिडरेबल प्लियोमॉर्फिज्म, ऑफन कंटेन लार्ज हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियर, हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो। ये इन्होंने दोनों कंडीशंस दिखाएंगे। इन दोनों सेल्स में हम देख सकते हैं कि ये डिस्प्लेसिया नज़र आ रहा है। इस कंडीशन को अभी हम आगे पढ़ते हैं। ये कंडीशन हम देख सकते हैं कि ये एक एपिथेलियम में हम देख सकते हैं। अच्छा, जो डिस्प्लेसिया होगा ना, डिस्प्लेसिया ज़्यादातर जो इनकाउंटर किया जाएगा वो एपिथेलियल सेल्स में ही इनकाउंटर किया जाएगा, और सबसे ज़्यादा जो जिधर नज़र आएगा वो एपिथेलियल सेल्स में ही नज़र आएगा। ये हम देख सकते हैं कि ये कोई भी स्क्वामस एपिथेलियम या कोई स्किन का क्या कहते हैं वो है रीजन है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बेसल सेल्स हैं वो भी बहुत टॉल हुए हैं, और उनकी क्या कहते हैं, और जो आगे जाके फिर जो स्क्वामस एपिथेलियम है पूरा, वो सारे हम देख सकते हैं कि इसमें प्लियोमॉर्फिज्म नज़र आ रहा है, इसमें कुछ माइटोटिक फिगर्स नज़र आ रही हैं, इसमें अब नॉर्मल न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी मिली है, और लार्ज और
कुछ हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियर मिल रहे हैं और कुछ वेरी लार्ज इरेगुलर साइज के न्यूक्लियर मिल रहे हैं। तो ये जो एक कंडीशन है, दिस इज़ नोन एज डिस्प्लेजिया। अब ये वाली कंडीशन क्या है? ये वाली कंडीशन है कार्सिनोमा इन साइटू। कार्सिनोमा इन साइटू क्या होता है? कार्सिनोमा इन साइटू इज़ अ कंडीशन कि जब डिस्प्लेजिया जो है वो इतना सिवियर हो जाए कि इट इन्वॉल्व्स द फुल थिकनेस ऑफ एपिथीलियम, बट इट हैजंट पेनिट्रेटेड थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसिकली कार्सिनोमा इन साइटू ये है कि जो डिस्प्लेजिया, ये जो पूरी थिकनेस है एपिथीलियम की, यहाँ पे इस हर जगह पे हम देख सकते हैं डिस्प्लेजिया नज़र आ रहा है, जो हमको अब नॉर्मल प्लियोमॉर्फिज्म मिल रहा है, कुछ इरेगुलर साइज सेल शेप साइज, कुछ इरेगुलर साइज के वो सेल्स मिल रहे हैं हमको। अब नॉर्मल न्यूक्लियस की वो हाइपोक्रोमेटिक न्यूक्लियर भी नज़र आ रहा है, और ये जो पूरी कंडीशन है ये है डिस्प्लेसिया। लेकिन अभी इस पूरी डिस्प्लास्टिक चेंज ने जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है नीचे उसको इन्वेड नहीं किया। बेसमेंट मेम्ब्रेन से नीचे के जितना वो है एरिया है वो सारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं कार्सिनोमा इन साइटू। और ये कहाँ पे देखी जाती है? ज़्यादातर स्किन में, ब्रेस्ट में, ब्लैडर में और यूट्राइन सर्विक्स में ये वाली कंडीशन देखी जाती है कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनकी अभी फुल एपिथेलियम है, वहाँ पे डिस्प्लेजिया हो गया, लेकिन अभी इट हैजंट पेनिट्रेटेड थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये पहले 3 कंडीशंस थी जो हमने पढ़नी थी। और डिस्प्लेजिया आपको यही लगेगा कि क्योंकि ये प्री कैंसरस या प्री मेलिग्नेंट स्टेज है, तो डिस्प्लेजिया जो है हम यही समझ रहे होंगे कि डिस्प्लेजिया आगे जाके कैंसर फॉर्म करवाएगा। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि डिस्प्लेजिया ऑल्दो इट इज़ अ प्रिकर्सर टू मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, इट डज नॉट ऑलवेज प्रोग्रेस टू कैंसर। ये चीज़ याद रखनी है कि डिस्प्लेजिया ऑलवेज डजेंट प्रोग्रेस टू कैंसर। अगर हम इसको ईजिली जल्दी से डिटेक्ट कर ले तो हम इसको ईजिली वो क्या कहते हैं ट्रीट कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक और डिफरेंस पे जो बिटवीन बिनाइन और मेलिग्नेंट होता है, लोकल इन्वेजन। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं दे क्या कहते हैं, दे इन्वेड द सराउंडिंग टिश्यू, दे प्रोग्रेसिवली इन्वेड, दे डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग टिश्यू एंड दे इवेंचुअली क्या कहते हैं, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है, जो सिस्टेमिक आपका वो होता है ऑर्गन सिस्टम होता है, वहाँ पे सिस्टेमिकली ये स्प्रेड होने लग जाते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स क्या है कि बिनाइन ट्यूमर्स ग्रो कोहिसिवली and expansile masses which remain localized to their site of origin and lack the capacity to invade or metastasize to distant sites। के बेसिकली एक और डिफरेंस ये है कि जो benign tumors हैं they are well localized and they are well demarcated, whereas जो malignant tumors हैं they are not well demarcated and they are not well localized। इस तरह हम यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं, इन्होंने फाइब्रो एडिनोमा प्रेस दिखाया हुआ है। यहाँ पे हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये बिनाइन ट्यूमर है क्योंकि इसने पूरा स्प्रेड नहीं किया, इसने पूरी यहाँ पे वो एक बॉर्डर सा नज़र आ रहा है, वेल डिमार्केटेड स्पेस नज़र आ रही है। तो अगर उसने पूरा जो सराउंडिंग टिश्यू है उसको इन्वेड नहीं किया, वेरेस जो मेलिग्नेंट और ट्यूमर होगा, मेलिग्नेंट ट्यूमर पूरा सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड करेगा और उसको बेसिकली वही मेलिग्नेंट उसमें ट्यूमर में कन्वर्ट कर देगा। और इसमें इतनी फिगर्स हैं नहीं इस किताब में, लेकिन मेन इसकी चीज़ यही थी कि जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं दे आर वेल लोकलाइज्ड वेयर एज मेलिग्नेंट आर नॉट। और बिनाइन ट्यूमर की एक और डिफरेंस ये रखना है कि बिनाइन ट्यूमर्स आर इनकैप्सुलेटेड, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स इनकैप्सुलेटेड नहीं होते, बिनाइन ट्यूमर्स इनकैप्सुलेटेड होते हैं, उनके पास कैप्सूल की फॉर्मेशन हो जाती है। और वो कैप्सूल की फॉर्मेशन बनती क्यों है? बिकॉज द बिनाइन ट्यूमर्स दे ग्रो एंड एक्सपैंड वेरी स्लोली, विच इज़ वाई दे यूजली डेवलप अ रिम ऑफ कंप्रेस्ड फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड अ कैप्सूल विच सेपरेट्स दैम फ्रॉम सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। एंड जो ट्यूमर का जो कैप्सूल होता है बिनाइन ट्यूमर्स का, इट यूजली कंसिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विच इज डिपॉजिटेड बाय स्ट्रोमल सेल्स सच एज फाइब्रोब्लास्ट एंड विच दे आर एक्टिवेटेड बाय हाइपोक्सिक डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडिंग ट्यूमर। ठीक है, एक डिफरेंस यही है कि जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं दे आर इनकैप्सुलेटेड। इसमें ऑल्दो एक एक्सेप्शन आती है कि जो हीमेंजियोमस होते हैं, हीमेंजियोमस जो बिनाइन न्यूप्लाज्म ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, दे आर यूजली अनइनकैप्सुलेटेड एंड दे मे परमिएट द साइट इन विच दे अराइज। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली एक्सेप्शन तो हर जगह हो सकती है, जो एक चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कि मोस्टली अबाउट 99% ऑफ टाइम्स ऑल बिनाइन ट्यूमर्स आर क्या कहते हैं वेल लोकलाइज्ड एंड दे कैन ईजली बी रिमूव या दे कैन ईजली बी सर्जिकली रिसेक्टेड। जिस तरह ये वाला ट्यूमर है इट कैन ईजली बी सर्जिकली रिसेक्टेड। तो दो डिफरेंसेस और मिल गए हमें कि बिनाइन ट्यूमर्स आर वेल लोकलाइज्ड, मेलिग्नेंट आर नॉट, एंड बिनाइन ट्यूमर्स कैन ईजली बी सर्जिकली रिमूव वेयर एज मेलिग्नेंट ट्यूमर्स कैन नॉट। और बिनाइन ट्यूमर्स, और तीसरा डिफरेंस ये मतलब हमको यहाँ पे कि बिनाइन ट्यूमर्स आर इनकैप्सुलेटेड वेयर एज मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आर नॉट इनकैप्सुलेटेड, कि दे आर जनरली पुअरली डिमार्केटेड। और अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ें मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। मेटास्टेसिस बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू साइट्स दैट आर फिजिकली डिसकंटिन्यूअस विद द प्राइमरी ट्यूमर एंड इवन दैट अनइक्विवोकली मार्क्स द ट्यूमर एज मेलिग्नेंट। ये चीज़ याद रखनी है, ये एमसीक्यूज़ में भी कभी कभी पूछी जाती है। मेन चीज़ जो कि डिफ्रेंशिएट करती है बिनाइन को मेलिग्नेंट से वो ये है कि एबिलिटी टू मेटास्टेसाइज।
जितने भी मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होंगे सारे मेलिग्नेंट, ऑब्वियसली इसमें भी आगे हम पढ़ेंगे कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन यह रखना है कि 99% ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर्स दे ऑल मेटास्टेसाइज। मेन चीज़ ये, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है, या एसक्यू में भी पूछा जा सकता है, और ये कभी कभार उसमें वाइवास में भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर, इवन दो के और बाकी डिफरेंसेस भी हैं कि बेनाइन ट्यूमर आर वेल लोकलाइज्ड, बेनाइन ट्यूमर इजली सर्जिकली रिसेक्टेड, बेनाइन ट्यूमर में माइटोसिस नहीं मिल रहा, बेनाइन ट्यूमर में एनाप्लेसिया नहीं मिल रहा, वेल डिफरेंशिएटेड है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये कि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं दे हैव द एबिलिटी टू मेटास्टेसाइज वेयर एज बेनाइन ट्यूमर्स डू नॉट। और इसकी अब यहाँ से भी यही डेफिनेशन याद कर सकते हैं कि मेटास्टेसिस इज बेसिकली स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू साइट दैट आर फिजिकली डिसकंटिन्यूअस विद द प्राइमरी ट्यूमर एंड इवन दैट अनइक्वली मार्क्स अ ट्यूमर एज मेलिग्नेंट। या इसकी एक और अगर मैं फिगर से समझाना चाहूँ, फिगर इसके एक हॉल मार्क में फिगर थी, हाँ ये हम देख सकते हैं। मेटास्टेसिस बेसिकली ये कि लेट सपोज ये करो कि यहाँ पे एक ट्यूमर प्रेजेंट था, ट्यूमर यहाँ पे शुरू हुआ, लेकिन अब इस ट्यूमर ने किया क्या, इवन तो इसकी साइट ये थी ट्यूमर की, अब ये ट्यूमर यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो दैट इज़ नोन एज मेटास्टेसिस के दिस ट्यूमर इज़ ट्रैवलिंग टू अ डिस्टेंट साइट विच इज़ नॉट डिसकंटिन्यूस विद इट्स प्राइमरी साइट, और फिर जो डिस्टेंट साइट है वहाँ पे जाके ये ग्रो कर रहा है, तो दैट इज़ नोन एज मेटास्टेसिस। इन्वेजन और मेटास्टेसिस का डिफरेंस यही है। इन्वेजन क्या है, इन्वेजन ये होती है कि ये जो सराउंडिंग टिश्यू है या जो सराउंडिंग ब्लड स्ट्रीम है, अगर सिर्फ यहाँ पे ये क्या कहते हैं वो कर रहा है, इसको डैमेज कर रहा है और इस जगह पे जाके अब ग्रो कर रहा है, तो ये इन्वेजन कहलाई जाएगी। अगर ये किसी डिस्टेंट साइड पे जाके ग्रो करे और मतलब ग्रो करने लगे, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। और एक और चीज़ मैंने कहा कि मेटास्टेसिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये हो कि कोई एमसीक्यू इसमें मेटास्टेसिस की वो ना दी हुई हो, ऑप्शन ना दी हुई हो, तो जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन मेटास्टेटिक एंड बिनाइन ट्यूमर, दैट इज़ योर एबिलिटी टू इन्वेड, इन्वेसिवनेस, लोकल इन्वेसिवनेस या लोकल इन्वेशन के next to the development of metastasis, invasiveness is the most reliable discrimination of malignant and benign tumor। अगर कभी कभार एमसीक्यू में हो जाता है कि मेटास्टेसिस की ऑप्शन नहीं दी हुई, तो याद रखिए उसमें ज़रूर इन्वेसिवनेस की ऑप्शन दी हुई होगी कि मेटास्टेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मेटास्टेसिस नहीं तो फिर इन्वेसिवनेस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन मेलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर। ऑब्वियसली इसमें भी एक एक्सेप्शन ये है कि जो ग्लायोमास होते हैं और जो बेसल सेल कार्सिनोमास उसके अंदर होते हैं, दे यूजली डोंट मेटास्टेसाइज। लेकिन ये याद रखना है कि मैक्सिमम ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर्स दे हैव एबिलिटी टू मेटास्टेसाइज, और इनकी इन्वेसिवनेस की वजह से ही ये ईजिली मेटास्टेसाइज कर सकते हैं, बिकॉज ड्यू टू देयर इन्वेसिवनेस दीज because of invasiveness these malignant tumors या these cancers, क्योंकि malignant tumors ही cancerous होते हैं, these cancers permits them to penetrate blood vessels, lymphatics and body cavities। So that was all related to characteristic and differences। अब हम एक चीज़ पढ़ते हैं, pathways of spread, जो कि सिर्फ malignant tumors में ही देखे जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा कि benign tumors they don't invade, और benign tumors क्या कहते हैं they don't metastasize। सिर्फ मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ही मेटास्टेसाइज कर सकते हैं और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ही इन्वेड कर सकते हैं। तो इनके जो पाथवेज ऑफ स्प्रेड हैं वो पढ़ लेते हैं, और वो बहुत छोटे से ही हैं। 3 पाथवेज ऑफ स्प्रेड हैं, एक है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी सरफेस, दूसरा है लिम्फेटिक, और तीसरा है हीमेटोजीनियस स्प्रेड। जो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी या सरफेसेज है वो यूजली देखा जाता है हमको ओवेरियन कैंसर में, और अगर कोई मेलिग्नेंट ओवेरियन कैंसर हुआ तो उसमें यूजली देखा जाता है कि जो ओवेरियन कैंसर है वो फिर, क्योंकि ओवरीज जो है वो पेरिटोनियल कैविटी के ज़्यादा करीब होती हैं, तो वहाँ से अब सिंस वो जो कैंसर है इट कैन, इन्होंने यहाँ पे बल्कि फिगर दिखाई भी है कि अब ये जो कैंसर है इस समझो ये जो ओवरी थी, अब यहाँ से इसने पूरी ये एक पेरिटोनियल कैविटी में यहाँ पे आके इसने इन्वेड कर लिया और मेटास्टेसाइज कर लिया, और इसके थ्रू ही वो फिर पूरी जो एक एब्डोमिनल ऑर्गन्स कर लें या एक क्या कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी ही कर लें, वहाँ पे पूरा स्प्रेड कर रहा है। कि मेलिग्नेंट ट्यूमर का एक पाथवे स्प्रेड है थ्रू डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटीज एंड सर्फेसेस। ओवेरियन कैंसर इसमें काफ़ी हमारे पास अच्छी एग्जांपल है, जिसका एक आई थिंक एमसीक्यू भी आता है कि जो ओवेरियन कैंसर है इट यूजली क्या कहते हैं उसका पाथवे स्प्रेड है थ्रू पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी के अलावा भी आपके जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं दे कैन स्प्रेड थ्रू प्लूरल कैविटी, दे कैन स्प्रेड थ्रू पेरिकार्डियल कैविटी, सब एरेक्नोइड स्पेस या डिफरेंट जॉइंट स्पेसेस, उनके थ्रू भी स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर ओवेरियन कैंसर का देखा जाता है वो देखा जाता है कि पेरिटोनियल कैविटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके थ्रू मेलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड किए जाते हैं। और एक और चीज़ के कुछ म्यूकस सेक्रेटिंग अपेंडिशियल कार्सिनोमस या ओवेरियन कार्सिनोमस
fill the peritoneal cavity with a gelatinous neoplastic mass, and that gelatinous neoplastic mass is referred to as pseudomyxoma peritoni. Even though ये MCQs में नहीं पूछा था, लेकिन अगर कभी वाइवा अच्छा जा रहा हो तो ये चीज़ पूछ सकते हैं कि what is pseudomyxoma peritoni. Pseudomyxoma peritoni is basically a gelatinous neoplastic mass inside the peritoneal cavity which is due to क्या कहते हैं appendiceal carcinomas या due to ovarian carcinomas, क्योंकि यही दो carcinomas उसको क्या कहते हैं इस gelatinous mass को fill करते हैं peritoneal cavity के अंदर, और इस gelatinous neoplastic mass का नाम है pseudomyxoma peritoni. एक थी seeding of body cavities and surfaces. दूसरा जो मेथड है ऑफ स्प्रेड जो कि आई थिंक इम्पॉर्टेंट है वो और थोड़ा कॉमन भी है, वो है ट्रांसपोर्ट थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स. इट इज़ द मोस्ट कॉमन पाथवे फॉर द इनिशियल डिसेमिनेशन ऑफ कार्सिनोमास. जो सार्कोमास होते हैं, जो कि हमने पढ़ा था मीजनकाइमल मेलिग्नेंट ट्यूमर्स थे, वो यूजली लिम्फेटिक स्प्रेड के थ्रू करते हैं. और उसके अलावा हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट जो कार्सिनोमास आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्रेस्ट और उसके अलावा लंग. ब्रेस्ट का हमें पता है कि जो ब्रेस्ट ट्यूमर होता है वो यूजली जो अपर आउटर क्वाड्रेंट है वहाँ से शुरू होता है, और उसका हमने क्या कहते हैं अपनी फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ी थी. ब्रेस्ट की जो लिम्फेटिक सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव है. तो उसमें ये है कि जब भी कोई ट्यूमर बनता है ब्रेस्ट का, तो वो उसकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, लिम्फेटिक सप्लाई है, उसी लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू वो डिसेमिनेट करता है, उसी के थ्रू वो स्प्रेड करता है बॉडी में. और सबसे पहले ये देखा जाता है कि सबसे पहले सिंस इट स्टार्ट्स फ्रॉम अपर आउटर क्वाड्रेंट, तो जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है वो सबसे पहले डिटेक्ट किया जाता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में. फिर एक्सिलरी लिम्फ नोड से वो आगे जाके इंफ्राक्लेविकुलर या सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में जाता है. जो लंग कार्सिनोमा भी देखा गया कि सबसे पहले वो पेरीहाइलियर ट्रैकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स या वो मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स में सबसे ज़्यादा मेटास्टेसिस होता है, सबसे ज़्यादा डिटेक्ट किया जाता है. उसके बाद वो डिफरेंट जो भी लिम्फेटिक ड्रेनेज है किसी भी ऑर्गन की, जो हमने एनाटमी में पढ़ी थी, वो उस लिम्फेटिक ड्रेनेज के पाथवेज को क्या कहते हैं वो इस पाथवे, उसके जो लिम्फेटिक ड्रेनेज का पाथवे है उसी के थ्रू वो चल के बाकी जो बॉडी है सराउंडिंग जो बॉडी है उसमें स्प्रेड करते हैं. एक कंडीशन आ जाती है स्किप मेटास्टेसिस. स्किप मेटास्टेसिस बेसिकली ये कंडीशन होती है कि जब लोकल लिम्फ नोड्स जो हैं वो बाईपास हो जाएं किसी भी कंडीशन की वजह से, या ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक मेटास्टेसिस या ड्यू टू वेरिएशन इन नॉर्मल पैटर्न्स ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज. अगर जो लोकल किसी भी ऑर्गन या किसी भी टिश्यू के जो लोकल लिम्फ नोड्स हैं वो अगर बाईपास हो जाएँ तो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्किप मेटास्टेसिस. और एक और चीज़ सेंटिनल लिम्फ नोड्स. सेंटिनल लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? सेंटिनल लिम्फ नोड्स बेसिकली दे आर डिफाइंड एज द फर्स्ट नोड इन अ रीजनल लिम्फेटिक बेसन दैट रिसीव्स लिम्फ फ्लो फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर. जिस तरह ब्रेस्ट के केस में हो गई एक्सिलरी लिम्फ नोड, क्योंकि एक्सिलरी लिम्फ नोड इज़ द फर्स्ट लिम्फ नोड जो कि विद इन द रीजनल लिम्फेटिक बेसन है, जो कि रिसीव कर रहा है लिम्फ फ्लो फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर, क्योंकि अपर आउटर क्वाड्रेंट में ही वो शुरू हो रहा है और सबसे पहले जब वो एक्सिलरी में रहे. तो सेंटिनल लिम्फ नोड का याद रखना कि सेंटिनल लिम्फ नोड इज़ द फर्स्ट, एक तरफ से कहें लिम्फ नोड which is present in the regional lymphatic basin and it receives lymph flow from the primary tumor. And lastly, the pathway of spread is hematogenous spread. Again, common hematogenous spread is typical of sarcomas and it is also seen with carcinomas. Sarcomas वही mesenchymal malignant tumors और carcinomas epithelial malignant tumors के थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू करता है. और ब्लड वेसल्स में कौन सी ब्लड वेसल्स? यूजली वेंस के थ्रू, जो स्मॉल वेंस है उनके थ्रू वो जो कैंसर है वो स्प्रेड करता है. वेंस के थ्रू क्यों करता है? क्योंकि जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज का हमें पता है कि आर्टरीज के पास थिक वॉल्स होती हैं, तो उसकी वजह से, उन थिक वॉल्स की वजह से जो ट्यूमर सेल्स हैं दे कैन नॉट ईजिली पेनिट्रेट थ्रू आर्टरीज. इसलिए जो आपके ट्यूमर्स होते हैं वो यूजली स्मॉल वेंस के थ्रू आपकी बॉडी में स्प्रेड करते हैं हीमेटोजेनस स्प्रेड में. और ये देखा जाता है कि जो वीनस इन्वेजन में जो ट्यूमर सेल्स होते हैं दे ऑफन कम टू रेस्ट इन द फर्स्ट कैपिलरी बेड दे इनकाउंटर. और एक और चीज़ कि यूजली लिवर एंड लंग्स, ये दो मेन ऑर्गन होते हैं जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व इन हीमेटोजेनस डिसेमिनेशन, या जो जहाँ पे फ्रीक्वेंटली हमको ट्यूमर सेल्स मिलते हैं. लिवर और लंग्स में क्यों मिलते हैं? क्योंकि लिवर अगर हीमेटोजेनस स्प्रेड हो रहा हो तो लिवर और लंग्स इसलिए मेन दो ऑर्गन्स हैं क्योंकि हमें पता है कि इन दो ऑर्गन्स के पास डुअल ब्लड सप्लाई होती है. जो लिवर है उसके पास पूरा पोर्टल एरिया ड्रेन कर रहा होता है और लिवर के पास केवल ब्लड फ्लो भी आ रही होती है. वेरएस लंग का हमें पता है कि लंग के पास क्या कहते हैं, एक तो लंग की अपनी ब्लड सप्लाई होती है और एक हार्ट के थ्रू भी आ रही होती है. तो इसलिए सिंस लिवर एंड लंग हैव डुअल ब्लड सप्लाईज, तो इन ऑर्गन्स में ज़्यादातर ट्यूमर सेल्स इनकाउंटर किए जाते हैं. एक और जो चीज़ याद रखनी है मैंने अभी बता दी कि जो वीनस इन्वेजन में जो ट्यूमर सेल्स होते हैं दे ऑफन कम टू रेस्ट इन द फर्स्ट कैपिलरी बेड दे इनकाउंटर. सो दैट वाज इट. आई होप इसी समझ में आ गया. और इसमें इन्होंने यहाँ पे ऑल्दो बहुत कम वो दिए हैं, डिफरेंसेस दिए हैं, 4 ही दिए हैं. क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें या डिफरेंसेस कह लें, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, लेकिन मैंने साथ साथ बता दी थी कि याद रखने. अभी फिर से एक दफ़ा रिवाइज करा देता हूँ.
बिनाइन आर वेल डिफरेंशिएटेड, मेलिग्नेंट आर नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। बिनाइन में वही एनाप्लेजिया नहीं होता, मेलिग्नेंट में एनाप्लेजिया होता है। बिनाइन का रेट ऑफ ग्रोथ स्लो है क्योंकि उसमें माइटोसिस नहीं देखी जाती, वेरस मेलिग्नेंट का ज़्यादा, उसमें माइटोसिस ज़्यादा देखी जाती है। बिनाइन कैन इन्वेड और बिनाइन कैन मेटास्टेसाइज, वेरस मेलिग्नेंट benign can not invade and benign can not metastasize, whereas malignant can invade or malignant can metastasize. जो benign है they are not cancerous, malignant are cancerous. Benign can easily be surgically removed, whereas malignant cannot be easily surgically removed. जो benign है, benign are encapsulated, whereas malignant are नॉट इनकैप्सुलेटेड। आई होप कि मैंने सारे बता दिए, अगर नहीं कुछ भूल गया तो वो पूरी वीडियो में मैंने कहीं ना कहीं से कर किया होगा सारे इनका डिफरेंसेस का। और यहाँ पे एक अच्छी फिगर भी बनी हुई है जो बेनाइन और मेलिग्नेंट को डिफरेंशिएट करिए। जिस तरह देख सकते हैं कि ये यूट्रस का उन्होंने दिखाया हुआ है, ये लियोमायोमा दिखाया हुआ है जो कि बेनाइन ट्यूमर है यूट्रस के स्मूथ मसल का, और ये मेलिग्नेंट वही स्मूथ मसल का यूट्रस के स्मूथ मसल का ट्यूमर दिखाया हुआ है लियोमायोसार्कोमा। क्या डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं कि जो बेनाइन है ये बिनाइन ट्यूमर इट इज़ स्मॉल, इट इज़ वेल डिमार्केटेड, इनकैप्सुलेटेड है और स्लोली ग्रोइंग है, नॉन इन्वेसिव है, कहीं और इन्वेड नहीं कर रहा, नॉन मेटास्टेटिक है और वेल डिफरेंशिएटेड है। वेरएस जो मेलिग्नेंट है, मेलिग्नेंट लार्ज है, पुअरली डिमार्केटेड है, रैपिडली ग्रोइंग है विद हेमराज एंड इस्कीमिक नेक्रोसिस, लोकली इन्वेड कर रहा है, मेटास्टेसाइज कर रहा है, और इसकी उन्होंने माइक्रोस्कोपिकली दिखाया हुआ है कि ये वेल डिफरेंशिएटेड है। इसके वेल डिफरेंशिएटेड का यही मतलब कि इसमें हमें स्मूथ मसल्स नज़र आ रहे हैं, इवन तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन जो स्मूथ मसल बंडल्स होती हैं वो हम ईजिली डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, ईजिली डिटेक्ट कर पा रहे हैं, वो नज़र आ रही हैं। वेर एज जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है, मेलिग्नेंट ट्यूमर हैव एनाप्लेजिया कि अनडिफ्रेंशिएशन या पोअरली डिफ्रेंशिएशन। वो पोअरली डिफ्रेंशिएशन क्या है कि इसमें हम ईजिली इस पिक्चर को, इस माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ को हम डिटेक्ट करके नहीं बता सकते कि ये स्मूथ मसल्स हैं या ये कोई और मसल्स हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं सिर्फ थोड़े से स्मूथ मसल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसलिए पोअरली डिफ्रेंशिएट का हुआ है, अनडिफ्रेंशिएटिंग का हुआ। लेकिन बाकी जितने भी सेल्स हैं उनके थ्रू हम ईजिली हम ये नहीं डिटेक्ट कर पा रहे कि ये स्मूथ मसल्स ही हैं या नहीं। सो दैट वाज इट। आई होप ये ईजिली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।